नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने नई दिल्ली के 10 जनपद में उनके आवास पहुंचे, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। इस दौरान यूपी चुनाव समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भूपेश बघेल यूपी विधानसभा चुनाव का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और जिसको लेकर भूपेश बघेल लगातार यूपी चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन की शिकायतों को गंभीरता से लिया है, जिसको लेकर सीएम ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को धान के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम बघेल ने अधिकारियों से कहा है कि पड़ोसी राज्यों से लगने वाले राज्य की सीमाओं को सील किया जाए और सीमावर्ती इलाकों में धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए लगातार कड़ी निगरानी भी सुनिश्चित की जाए, जिससे धान का अवैध परिवहन करने वालों पर रोक लगाई जा सके। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर राज्य हित के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है और अपने पत्र में सीएम बघेल ने राजस्व घाटा अनुदान के मापदंडों को वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर सुधार करने की भी मांग की है। इसके साथ ही सीएम ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के बाद भी आगामी 5 वर्षों के लिए और जारी रखने जाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहली बार 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन यानी कि बाल दिवस पर शिक्षाविदों का कुंभ होने जा रहा है और इस शैक्षिक समागम में देश भर से ख्याति प्राप्त हस्तियां शामिल होंगी। इस दौरान शैक्षिक नवाचारों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। दूसरे राज्यों के शिक्षाविदों का यहां आगमन भी शुरू हो गया है और इनमें केरल की टीम गुरुवार की देर रात राजधानी पहुंची। आने वाले 14 और 15 नवंबर को प्रदेश शैक्षणिक गतिविधियों, उपलब्धियों और बुद्धिजीवियों से गुलजार होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अतिथि होंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और अजय माकन होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम करेंगे और कार्यक्रम साइंस कॉलेज मैदान रायपुर के ऑडिटोरियम में होगा। आज अनंत कुमार और पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कहा है कि राष्ट्र सेवा और समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ साथी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अनंत कुमार जी की पुण्यतिथि पर कोटिशाह नमन। इसके साथ ही दूसरा ट्वीट उन्होंने स्वर्गीय अनंत कुमार के लिए किया है और लिखा है कि आदरणीय अनंत कुमार जी ने असत्य और अन्याय के विरुद्ध सदैव पूरी शक्ति के साथ आवाज उठाई और विरोध किया। आपने जीवन में मिली जिम्मेदारियों का ऐसे निर्वहन किया कि युवाओं में प्रेरणा स्रोत बन गए और अपने कार्यों और पुनीत विचारों के लिए आप सदैव याद आएंगे। हिंदुत्व की तुलना कट्टर इस्लामी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और बोको हरम से करने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हिंदू विरोधी सोच और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति का प्रयास बताया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस देश को खंडित करने की बात करती है और सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में उसी विचार को आगे बढ़ाया है। हम इस किताब को मध्य प्रदेश में बैन करने को लेकर विधि विशेषज्ञों से राय लेंगे। बहुत निंदनीय पुस्तक उनने छापी है। दरअसल हिंदुत्व को खंडित करने का, हिंदू को जाति में बांटने का कोई अवसर ये लोग छोड़ते ही नहीं। अपने भारत देश को खंडित करने का,
भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा वाले के बाद सबसे पहले राहुल गांधी गए थे ना, वो वही विचार है जिसको सलमान खुर्शीद आगे बढ़ा रहे हैं। महान भारत नहीं बदनाम भारत है जो कमलनाथ जी ने कहा था, वो उसी का पार्ट है। कैसे भी देश जातियों में बढ़ जाए, हिंदुत्व के टुकड़े हों, और इसलिए हमारी आस्था पर प्रहार करने का कभी कोई अवसर नहीं छोड़ा। जैसे हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, उस हिंदुत्व के ऊपर भी उनने सवाल उठा दिए। अब सोनिया गांधी जी इसको स्पष्ट करें कि वो किसके साथ हैं, और मैं मध्य प्रदेश के लॉ विशेषज्ञों से राय कराऊंगा और मध्य प्रदेश में इस किताब को बैन कर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि सलमान खुर्शीद की किताब राज्य में बैन की जाएगी। कांग्रेस देश को खंडित करने की बात करती है और सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में उसी विचार को आगे बढ़ाया है। तो वहीं रुख करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आज भी कांग्रेसियों की जांच कराई जाए तो उनमें अंग्रेजों के जीन्स मिलेंगे। उन्होंने कांग्रेस की इस प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता ने अब कांग्रेस को सबक सिखा दिया है और जोबट और पृथ्वीपुर उसका परिणाम है। वीडी ने यह भी कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करना कांग्रेस की पुरानी आदत है, लेकिन जोबट में जनजातीय समाज ने अब यह बता दिया है कि कांग्रेस किस कदर जनता के सामने एक्सपोज हो गई है। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर मचे बवाल के बीच अब बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सलमान खुर्शीद को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। और खबर में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा है कि सलमान खुर्शीद की किताब राज्य में बैन की जाएगी। कांग्रेस देश को खंडित करने की बात करती है और सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में उसी विचार को आगे बढ़ाया है। तो उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर के होटल में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में आयोजित दिवाली मिलन समारोह में शिरकत की। समारोह में शामिल होकर सीएम ने प्रदेशवासियों को खुशहाली और उन्नति के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधिमंडल से एक एक करके मुलाकात की। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए कहा कि शासन और उद्योग जगत के आपसी तालमेल से छत्तीसगढ़ ने कोरोना काल में भी उपलब्धियां अर्जित की हैं और इस तरह संकट के समय में हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया निरंतर घूमता रहा। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमारे गांवों में मेहनतकश, ईमानदार, अनुशासित और शांति प्रिय लोग हैं। प्रतिभा और उद्यमशीलता की छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है। तो दिवाली मिलन समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से दिवाली मिलन समारोह का प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के गांवों में खुशहाली बसती है।
यहाँ के लोग लगनशील, मेहनतकश और ईमानदार लोग हैं। कोई प्रतिभा की कमी नहीं है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर मेहनतकश लोग बसते हैं, यहाँ के गांवों में ईमानदार लोग रहते हैं, मेहनतकश लोग हैं, इससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां भी मिलेंगी। देश में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 24 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में देश के प्रति बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया था और उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने प्रकृति, जंगलों और जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए प्रदेश की जनता पलक पांवड़े बिछाकर इंतजार कर रही है। 15 नवंबर को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लेकर प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी समेत सभी आदिवासी महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शुक्रवार को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। डॉक्टर टेकाम ने रायपुर के फुटबॉल प्रतियोगिता के बालक वर्ग में बस्तर और सरगुजा संभाग के बीच खेले जाने वाले मैच का शुभारंभ फुटबॉल में किक मारकर किया है। प्रतियोगिता की शुरुआत से पहले मंत्री ने खिलाड़ियों के परिचय भी लिया। इस साल पिछले साल की तुलना में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को बाढ़ सागर का कम जल मिलेगा। वजह है विंध्य क्षेत्र में कम बारिश। क्षेत्र में चालू वर्ष 2021 में जल का बंटवारा हो गया है। अफसरों की माने तो हर साल 1 नवंबर को स्थिति में पानी का बंटवारा तीनों राज्यों के बीच हो जाता है और इसके अनुसार इस साल प्रदेश को बाढ़ सागर में 1885.83 SMCM पानी दिया जाएगा। और बता दें कि अंतर्राज्यीय बाढ़ सागर परियोजना के पानी में 3 राज्यों का हिस्सा है। बांध के अंदर भरे पानी में 50 मध्य प्रदेश और 25% पानी उत्तर प्रदेश और बिहार को दिया जाता है। 15 अक्टूबर तक मानसून सत्र रहने के बाद 1 नवंबर को 3 राज्यों के मध्य पानी का बंटवारा किया जाता है। और खबर अब मध्य प्रदेश के सतना से है, जहां सिंहपुर ग्राम पंचायत में रोजगार गारंटी के तहत कराए जाने वाले निर्माण कार्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिंहपुर पंचायत के हीरापुर बस्ती में रहने वाले जिला पंचायत सदस्य पति केदार प्रसाद पांडेय पर लोगों के लिए आने जाने वाले रास्ते पर कब्जा करने का आरोप है। इसके साथ ही वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से उस पर जंगल से चोरी के पत्थर लाकर कखरी बाउंड्री का निर्माण कराने का भी आरोप है और जिसकी लागत 20 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। इसके साथ ही रोजगार सहायक के साथ फर्जी पेमेंट, रोजगार गारंटी से फर्जी मास्टर के जरिए कराया गया है और आम रास्ते को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम से न्याय की गुहार भी लगाई थी। न्यायालय एसडीएम ने कब्जे को गलत ठहराते हुए ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाया और आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया था, लेकिन दबंग केदार प्रसाद पांडे द्वारा एसडीएम के आदेश को दरकिनार करते हुए रास्ते का कब्जा नहीं हटाया गया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड MPBSE जल्द ही MP बोर्ड कक्षा 10 और 12वीं परीक्षा 2022 के लिए पूरी डेट शीट जारी करेगा। MP बोर्ड ने थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं की परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। MP बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा 12 फरवरी 2022 से आयोजित होने वाली है। आपको बता दें कि 1.5 साल से बंद पड़े स्कूलों को कोरोना के मामले खत्म होने के बाद चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है, जिसमें 3 चरणों में बच्चों को बुलाया गया। 26 जुलाई से 12वीं तक के छात्रों को कक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। वहीं 1 सितंबर को 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल खोल दिया गया है और जबकि छात्रों को 50% क्षमता के साथ स्कूल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो MP बोर्ड जल्द ही डेट शीट जारी करेगा। MPBSE का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है मध्य प्रदेश में। आपको बता दें कि ये डेट शीट जल्द ही जारी की जाएगी। कोरोना काल में लगातार जिस तरीके से स्कूल बंद थे और उसके बाद
अब ये आदेश दिया गया है कि स्कूलों को खोला जाए, लेकिन पूरी प्रक्रिया के साथ। जिस तरीके से कहा गया है कि 6वीं और 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों को खोला गया है, जबकि छात्रों को 50% क्षमता के साथ ही स्कूल खोल सकेंगे। तो गाइडलाइन का पालन करते हुए अब मध्य प्रदेश में स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा 12 फरवरी 2022 से आयोजित होने वाली है। तो एमपी बोर्ड जल्द ही डेट शीट जारी करेगा। दरअसल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एमपी बीएसई जल्द ही एमपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 की परीक्षा 2022 के लिए पूरी डेट शीट जारी करेगा। एमपी बोर्ड ने थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं की परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा को 12 फरवरी 2022 से आयोजित होने वाली है। और आपको बता दें कि 1.5 साल से बंद पड़े स्कूलों को कोरोना के मामले खत्म होने के बाद चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है, जिसमें 3 चरणों में बच्चों को बुलाया गया है। 26 जुलाई से 12वीं तक के छात्रों को कक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है और वहीं 1 सितंबर को 6वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों को खोला गया है। उधर छत्तीसगढ़ में रायपुर के तेली बांधा में मैग्नेटो मॉल के पीवीआर मल्टीप्लेक्स में शराब पीकर हंगामा करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपी शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे और जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और तीनों शराबियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 13-14 नवंबर को महिला पशु चिकित्सकों के अखिल भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है और जिसमें मंथन के आधार पर रणनीति तैयार करने भोपाल संकल्प पारित होगा। खास बात यह है कि इस सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय पशुपालन मंत्री रूपाला करेंगे और कई राज्यों की करीब 300 महिला चिकित्सक इसमें भाग लेंगी। सम्मेलन में शक्ति स्मारिका का विमोचन भी किया जाएगा। सम्मेलन का समापन 14 नवंबर 2021 को सांसद एवं बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि और कृषक कल्याण शोभा करंदलाजे के मुख्य अतिथि में रविवार 11 बजे होगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट शहर में चल रहे अवैध हुक्का बार में पुलिस ने छापा मारा और छापा पड़ते ही हुक्का बार में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक नगर मुख्यालय के पॉलिटेक्निक रोड में चाय की दुकान की आड़ में अवैध हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था और जिसमें छात्रों के हुक्का पिलाया जाता था, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस ने हुक्का बार पर छापा मारकर कार्रवाई की। और हुक्का बार चल रहा है जिसका साक्ष्य हमारे पास है, कहीं से प्रस्तुत हुआ है, साक्ष्य है। हुक्का बार का वीडियो हम दिखा सकते हैं आपको। इस तरह का यहाँ काम चल रहा है जो असामाजिक है। इनके पास कहीं किसी का कोई लाइसेंस नहीं है। नगर निगम नगर पालिका ने कोई इनका हमको आज तक इन्होंने दिखाया नहीं। तो नगर पालिका में इसकी शिकायत की है क्या? नगर पालिका में इसकी शिकायत 1 महीने पूर्व हो चुकी है। क्या कुछ कार्रवाई की है नगर पालिका वालों ने? कोई कार्रवाई नहीं है। कल नगर पालिका के कुछ लोग आए थे और शाम को मुझे पता लगा कि तिवड़े जी भी आए थे और उसके बाद में ये सब माहौल बन रहा है। मोहल्ले के सारे लोग एकत्र होकर के अब इसका विरोध कर रहे हैं। बाद में फिर प्रशासन की आंखें खुली और छापेमारी की गई, जिसके बाद अवैध हुक्के बार में लोग हुक्का पीते हुए मिले और इसके साथ ही हुक्का बार के मालिक पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। तो लोगों में आक्रोश देखने को मिला। क्षेत्रीय लोग लगातार इसकी शिकायत कर रहे थे, लेकिन प्रशासन जागता नजर नहीं आ रहा था और अंत में जब छापेमारी की गई तो कार्रवाई की बात कही गई। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बालाघाट से संवाददाता वीरेंद्र जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, जिस तरीके से ये हुक्का बार में छापेमारी की कार्रवाई की गई है और क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
सर, जानकारी के अनुसार बता दें कि जो छापामार कार्रवाई की गई है, बालाघाट शहर में चल रहा था ये अवैध हुक्का बार जो है नाबालिग लोगों को नशे का शिकार बना रहे थे। और इस दौरान में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उन्होंने शिकायत की और शिकायत के दौरान में पुलिस आज मुस्तैद हुआ, जिसके कारण आज यहाँ पर देखा गया कि छापामार कार्रवाई में काफ़ी बड़े पैमाने पर ये हुक्का और नशे का यहाँ पे लोगों को बनाए जा रहे थे। वीरेंद्र, जिस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई की गई है, अधिकारियों की तरफ से क्या किया गया है? छापेमारी के दौरान क्या वहां से किसी जो वहां पर लड़के पाए गए थे उन पर भी कोई कार्रवाई की गई, या फिर दुकानदार जो मालिक था हुक्का बार का उस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई? जी, दुकान के मालिक के ऊपर में तो कार्रवाई की गई है सर, लेकिन यहाँ पे जो कुछ नाबालिग लोग थे, नाबालिग बच्चे लोग थे जो नशे के शिकारी बन रहे थे, उन्हें तो खैर छोड़ दिया गया है, लेकिन बाकी लोगों पे भी मतलब वहाँ जो दुकानदार है और दुकान के आसपास में जितने लोग भी खड़े थे, शायद वो लोग भी इस नशे के मतलब शिकार बनने चाह रहे थे, जिसके दौरान में जो छापामार कार्रवाई हुई उसके दौरान में दुकान पे तो कार्रवाई हुई, दुकान के मालिक के भी कार्रवाई हो गई है। वीरेंद्र, अभी जिस तरीके से क्षेत्रीय लोग बता रहे थे कि वो काफ़ी परेशान थे, दरअसल ये तो एक मामला सामने आया है। छापेमारी के दौरान लोगों में आक्रोश था, लोग नाराज थे इससे क्योंकि उनके घर के आसपास यह हुक्का बार चल रहा था। अगर नगर का जिक्र किया जाए, क्योंकि नगरवासी बता रहे हैं कि ना तो किसी तरीके से नगर निगम की तरफ से कोई या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई भी आदेश इनको नहीं लिया गया है, बावजूद इसके ये हुक्का बार धड़ल्ले से चल रहे हैं। पूरे नगर की अगर बात की जाए तो क्या सीन है नगर का? जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो नगर की बात कर रहे हैं हम, तो नगर में स्कूल कॉलेज के आसपास में यहाँ पे नशे का काफ़ी बड़ा कारोबार चल रहा है। यहाँ पे जो मतलब प्रशासन से बिना अनुमति के यहाँ पर नशे का कारोबार चल रहा है। देखा जा रहा है कि यहाँ पे स्कूल कॉलेज और जो भी रहवासी क्षेत्र है वहाँ पे पानठेले खोल दिया गया है, नशे का व्यापार चल रहा है। कोई भी खुला स्थान देखा जा रहा है वहाँ पर भी लोग नशे का शिकार बनते चल रहे हैं। तो प्रशासन यहाँ पर देखा जाए तो प्रशासन मुस्तैद नहीं है, प्रशासन को जानकारी देनी पड़ती, तब जाकर के प्रशासन जागरूक होता है। इससे पहले भी हमने काफ़ी बार शिकायतें देखी है कि जो यहाँ के रहवासी हैं वो काफ़ी शिकायतें करते हैं प्रशासन से, लेकिन प्रशासन जब तक के उनके पास में कोई शिकायत ना आए जब तक के वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वीरेंद्र, जब ये छापेमारी की गई और बड़ी कार्रवाई की गई तो इस दौरान प्रशासन ने अपनी पीठ जरूर थपथपाई होगी, लेकिन इस तरीके के जो अवैध कारोबार चल रहे हैं, अवैध हुक्का बार चल रहे हैं नगर भर में, उसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों, प्रशासनिक अमला के द्वारा क्या कुछ कहा गया है कि आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी? जी, जब हमने जानकारी की बात उनसे कही और तो उन्होंने बिल्कुल बताया कि बोले ऐसा यदि हमारे नॉलेज में कोई बात आई, आपके द्वारा हमारे नॉलेज में बात आई है, यहाँ रहवासियों ने जो शिकायत करी उससे हमारे नॉलेज में बात आई है, तो आने वाला जो समय है वो काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोग ये जो नशे के कारोबारी है उन लोगों पे रोक लगाने का कार्य करेंगे और निरंतर ये कार्रवाई अब जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, बालाघाट से संवाददाता हैं। तो लगातार जिस तरीके से प्रशासनिक अमले ने इस बात का आश्वासन जरूर दिया है कि लगातार अब इस तरीके की कार्रवाई की जाएंगी, नगर भर में जिस तरीके से अवैध हुक्का बार चल रहे हैं उस पर अब छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। एमपी के उज्जैन पुलिस ने 2 बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अर्जुन सुनहरे के घर को नगर निगम की सहायता से जमींदोज कर दिया है। तो वहीं हेमंत कुमार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अर्जुन सुनहरे और हेमंत कुमार पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। ये 2 बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अर्जुन सुनहरे के घर को जमींदोज कर दिया है। मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन का है, जहां पर उज्जैन पुलिस ने 2 बदमाशों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि दरअसल पुलिस ने अर्जुन सुनहरे के घर को नगर निगम की सहायता से, नगर निगम के अधिकारियों की सहायता से ये इनका मकान जमींदोज कर दिया है। तो वहीं हेमंत कुमार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा है कि अर्जुन सुनहरे और हेमंत कुमार पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। प्रशासनिक अमले द्वारा ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। उज्जैन पुलिस के द्वारा नगर निगम के अधिकारियों की सहायता से ये कार्रवाई की गई है और इन माफियाओं के घर को जमींदोज कर दिया गया है। ये जो अर्जुन सुनहरे का घर है,
पिता राजाराम सुनहरे, इनके खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले। मूलतः सारे मामले चाकूबाजी, लड़ाई दंगे, रंगदारी के मामले हैं। इनके खिलाफ 3 बार जिला बदर का मामला भी पेश किया गया है, अभी ये जिला बदर ही चल रहा है। तो इन्होंने जो भी अपराध से संपत्ति कमाई है उसके खिलाफ प्रशासन ने कदम उठाए। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।